नमस्कार विद्यार्थियों, आज का पाठ है काल। काल अर्थात समय। काल क्रिया के रूपों को भी कहते हैं। क्रिया के वह रूप जिनसे क्रिया व्यापार के समय का पता चलता है। जैसे मैं पढ़ाती हूँ, आप पढ़ेंगे और मैंने पढ़ा था। यूं तो समय के खंड नहीं किए जा सकते, किंतु जहां हम हैं वहां से पीछे अथवा आगे देखा जा सकता है। इसलिए जिस बिंदु पर हम खड़े हैं वहां से पीछे भूतकाल और आगे भविष्यकाल। जैसे ये आइए सबसे पहले देखते हैं काल की परिभाषा। कामता प्रसाद गुरु लिखते हैं, क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिससे क्रिया के व्यापार का समय तथा उसकी पूर्ण व अपूर्ण अवस्था का बोध होता है। और वासुदेव नंदन प्रसाद लिखते हैं, क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो। देखा जाए तो इन दोनों ही लेखकों की परिभाषाओं में कोई अंतर नहीं है। दोनों एक ही बात कह रहे हैं। यहां समझने की बात सिर्फ यह है कि क्रिया के व्यापार का समय जिससे पता चलता है उसे काल कहते हैं। इसके साथ ही काल के द्वारा क्रिया की पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का भी बोध होता है। इसका मतलब है कि क्रिया हो रही है, हो चुकी है या होने वाली है। इसका बोध कराने वाले शब्दों को काल कहते हैं। शब्दों से मेरा मतलब है क्रिया के रूपों को, क्योंकि क्रिया के रूपों को ही काल कहते हैं। काल का अर्थ समय भी होता है, और यूं तो समय के खंड नहीं किए जा सकते। जैसा कि कामता प्रसाद गुरु लिखते हैं, काल अनादि और अनंत है, इसके खंड नहीं हो सकते। लेकिन काल क्रिया के रूपों को भी कहते हैं, और वक्ता अथवा लेखक की दृष्टि से काल के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। आइए हम इन्हीं भेदों को एक एक करके समझते हैं। काल के भेदों को समझने से पहले आइए जानते हैं काल संबंधी कुछ विशेष बातें जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तीनों कालों का बोध क्रिया के रूपों से होता है, इसलिए क्रिया के रूप भी काल कहलाते हैं। सिर्फ समय ही काल नहीं होता है, बल्कि क्रिया के रूप भी काल कहलाते हैं। यहां कहने का आशय यही है। क्रिया के काल से केवल क्रिया व्यापार के समय का ही बोध नहीं होता, किंतु उसकी पूर्णता अथवा अपूर्णता का भी बोध होता है, जैसा कि अभी हमने परिभाषा में देखा। इसलिए क्रिया के रूपांतरों के अनुसार प्रत्येक काल के भी भेद होते हैं। काल क्रिया के रूप का नाम है, इसलिए दूसरे शब्द जिनसे काल का बोध होता है उन्हें काल नहीं कहते। जैसे आज, कल, परसों, अभी, इसी घड़ी, इसी पल इत्यादि।
यूं देखें तो ये शब्द भी समय का ही बोध करा रहे हैं, लेकिन इन्हें काल नहीं कहते, बल्कि काल क्रिया के रूपों को कहते हैं। क्रिया के वह रूप जिनसे क्रिया व्यापार के समय का बोध हो अथवा क्रिया के पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो, उन्हें ही काल कहते हैं। तो आइए देखते हैं काल के भेदोपभेद। जैसा कि अभी हमने देखा, काल के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। वर्तमान और भूतकाल के 3 भेद और होते हैं, और वे भेद हैं सामान्य, अपूर्ण और पूर्ण। मतलब सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। इसी प्रकार भूतकाल के भी भेद होंगे: सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। किंतु काल का जो मुख्य तीसरा भेद है, भविष्यत काल, उसका सिर्फ एक ही भेद होता है, सामान्य भविष्य। तो आइए इन कालों के भेदों को हम उदाहरण के साथ समझते हैं। काल के भेदों के कुछ उदाहरण इस समय आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइए एक एक करके इन पर बात करते हैं। सबसे पहले वर्तमान काल। अब वर्तमान का जो सामान्य भेद है, अर्थात सामान्य वर्तमान काल, उसका रूप किस प्रकार का होगा? वह पढ़ता है, वह गाता है, इस प्रकार। लेकिन जहां वर्तमान काल में क्रिया की अपूर्ण अवस्था का बोध होता है, वहां पर इसका रूप थोड़ा सा बदला हुआ मिलेगा। क्रिया की अपूर्ण अवस्था, यानी कि क्रिया अभी पूर्ण नहीं हुई है। जैसे वह पढ़ रहा है, अर्थात क्रिया चल रही है, पढ़ने की क्रिया हो रही है। इसी प्रकार वह गा रहा है। अब यहां पर भी देखिए, गाने की क्रिया हो रही है। तो जब हो रही है तो निश्चित रूप से वह अभी पूर्ण नहीं हुई है, और इसीलिए इस प्रकार के वाक्य वर्तमान काल की अपूर्ण अवस्था का बोध कराते हैं। याद कीजिए परिभाषा। परिभाषा में कहा गया है, क्रिया के वह रूप जो क्रिया की पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध कराते हैं, वे काल हैं। तो अब आपने देखा, वर्तमान काल की अपूर्ण अवस्था अर्थात ऐसा प्रयोग जहां पर कार्य हो रहा हो। और वर्तमान काल की पूर्ण अवस्था, वह पढ़ा है, वह गया है। अब यहां पर भी है तो वर्तमान काल, वह गया है, लेकिन जाने की क्रिया पूर्ण हो गई है, अभी अभी पूर्ण हुई है। वह गया है, वह पढ़ा है। काल का दूसरा मुख्य भेद है भूतकाल। और भूतकाल के भी 3 भेद होते हैं: सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। इनके प्रयोग देखें। सामान्य भूतकाल का प्रयोग होगा, वह गया या मैंने सुना, इस प्रकार के वाक्य। लेकिन अपूर्ण अवस्था जो कि भूतकाल की हो, उसका प्रयोग ऐसा होगा, आइए देखते हैं। वह जा रहा था। अब देखिए, भूतकाल का वाक्य है,
था, लेकिन भूतकाल में भी क्रिया अपूर्ण थी, यह बोध हो रहा है इस उदाहरण से। वह जा रहा था, यानी जाने की क्रिया हो रही थी। ठीक इसी प्रकार वह जाता था, मैं सुन रही थी, मैं पढ़ रही थी, वह गा रहा था। ये कुछ इसी प्रकार के उदाहरण हैं जो भूतकाल की अपूर्ण अवस्था का बोध कराते हैं। तो आगे देखते हैं भूतकाल की पूर्ण अवस्था कैसी होती है। भूतकाल की पूर्ण अवस्था के कुछ उदाहरण आप इस समय स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे वह गया था। अभी देखिए ऊपर हमने देखा वर्तमान काल का उदाहरण है, वह गया है, और भूतकाल में वह गया था। क्रिया है वर्तमान काल और था भूतकाल। इसी प्रकार मैंने सुना था, तो यह पूर्ण भूतकाल की अवस्था है। काल का जो तीसरा भेद है वह है भविष्यत काल, लेकिन उसका सिर्फ एक ही भेद होता है, सामान्य भविष्य। वह पढ़ेगा, वह गाएगा, वह जाएगा। तो इस प्रकार के जो उदाहरण होते हैं वह भविष्यत काल के उदाहरण होते हैं, और इनका आधार है वक्ता अथवा लेखक की दृष्टि। अर्थात ये जो भेद किए गए हैं ये वक्ता अथवा लेखक की दृष्टि से किए गए हैं। काल के दूसरे भेद भी होते हैं जो क्रिया के अर्थ के आधार पर प्रकट होते हैं, और जिसकी चर्चा मैं अपने अगले पाठ में करने वाली हूं, आने वाले पाठ में। इसलिए काल पूरा समझने के लिए आने वाला पाठ अवश्य देखें। विद्यार्थियों, इस पाठ के निर्माण में मैंने जिन पुस्तकों को आधार बनाया है उनके नाम हैं हिंदी व्याकरण, कामता प्रसाद गुरु हैं इस पुस्तक के लेखक, और दूसरी पुस्तक है आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना। इसके लेखक हैं वासुदेव नंदन प्रसाद। आप दोनों का मैं धन्यवाद करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। मुझे विश्वास है कि आज के इस पाठ से आपको काल समझने में अवश्य मदद मिलेगी। आप इन पाठों को स्वयं भी देखें और अपने मित्रों से भी देखने का आग्रह करें। वीडियो लाइक करें और साझा करें। चैनल सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, बेल आइकन भी दबाएं। इससे हमारे आने वाले पाठों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अब आप हमसे हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। पाठ्य सामग्री की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। पढ़िए और हिंदी व्याकरण ध्यान से सीखिए। आपके सवालों और टिप्पणियों की हमें प्रतीक्षा रहेगी। तो विद्यार्थियों, आगे का पाठ अगले सप्ताह। तब तक के लिए धन्यवाद।